राणा जी शरण और क्या हो? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो अपना टॉपिक चलो धातु अधातु और उसके प्रमुख यौगिक। तो थोड़ी सी मैं थाने बात करूं, आपने चैनल में छोटी सी मिस्टेक हो गया तो वास्ते माफी चाहूंगा, क्योंकि जिकी ह्यूमन बॉडी वाला अपना चैप्टर चलाओ मानव मस्तिष्क बिंगो जो पार्ट सेकंड वो पहला अपलोड हो गया और पार्ट सेकंड हो गया वो बाद में अपलोड हो गया। तो एक में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो वास्ते क्षमा चाहूंगा सर को। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी प्रॉपर क्लास आने लग रही है और बिंगो कोई किंतु परंतु को नहीं। ठीक है, तो आपनो टॉपिक चला हो धातु। धातु में आप लगभग धातु कर ले तो आज किसी धातु करूंगा Fe, किसी Fe जिसको बोलते हैं आयरन, आयरन या फेरम। इसका परमाणु क्रमांक होता है जी 26। क्या होता है जी? 26 होता है इसका परमाणु क्रमांक। कितना होता है? 26। यह संक्रमण धातु है। कौन सी धातु है जी? संक्रमण धातु। कौन सी धातु? संक्रमण धातु। ठीक है जी। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ब्लॉक में होता है, इसीलिए संक्रमण धातु होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। संक्रमण धातु बता दिया। भूगर्भिक तत्वों में इसका चौथा स्थान है। भूगर्भिक यानी कि भू प्रॉपर्टी पर जो तत्व पाए जाते हैं उसमें चौथे स्थान पर कौन पाया जाता है जी? आयरन पाया जाता है। वो कितने स्थान पर पाया जाता है जी? चौथे स्थान पे पाया जाता है। ठीक है, अभी प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यह भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। मुक्त अवस्था में क्या है जी? नहीं पाया जाता। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आगे, हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों में, जो हरी सब्जियां होती है उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जैसे पालक में हो गया, पत्ता गोभी में हो गया, इनमें सब्जी में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है जी? आपका आयरन पाया जाता है, फेरम पाया जाता है। एचबी में पाया जाता है, यानी कि एचबी का ये घटक है। एचबी क्या होता है सर? एचबी होता है जी हमारा हीमोग्लोबिन। क्या होता है जी? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है, रक्त का एक घटक होता है, आरबीसी में पाया जाता है। तो जो एचबी की मुख्य संरचना होती है तो वो इसमें आयरन होता है। क्या होता है जी? आयरन होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके अंदर खून की कमी है, तो वो आपको आयरन की टेबलेट खाने के लिए बोलता है। खून की कमी होती है और आयरन की टेबलेट, आप सोचो क्या रिलेशन है। जो एचबी होता है ना वो आयरन से बनता है और एचबी से बनती है आरबीसी, और आरबीसी बनता है ब्लड। इसके बारे में मैं ब्लड वाले चैप्टर में पूरे अच्छे ढंग से इसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि आयरन तत्व होता है, एचबी का मुख्य घटक होता है। एचबी का मतलब है सर हीमोग्लोबिन। चलिए आगे बात करते हैं निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब ये किससे, अयस्कों से अलग कैसे किया जाता है। एक होती है जी बाल भट्टी द्वारा, ठीक है। दूसरा होता है लाल हेमेटाइट से। लाल हेमेटाइट ये इसका एक अयस्क होता है। दूसरा है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कौन सा टाइट? मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय अयस्क होता है ये, यानी कि ये जो लोहे का अयस्क होता है कौन? मैग्नेटाइट। लेकिन ये चुंबकीय अयस्क होता है, यानी कि इस मैग्नेटाइट के अंदर क्या पाए जाते हैं? चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी? चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। जैसे अब आप चुंबक को क्या बोलते हैं? मैग्नेट तो बोलते हो, क्या बोलते हो? मैग्नेट बोलते हो। उसी प्रकार से इसके अंदर जो इसका अयस्क होता है उसे मैग्नेटाइट बोलते हैं। लोहे की किस्में, अब अपने लोहे की किस्मों की बात कर लेते हैं, आयरन की किस्मों की बात कर लेते हैं। देखिए कैसे, ढलवा लोहा होता है, दूसरा होता है आपका पिटवा लोहा, और तीसरा होता है जो आपका इस्पात। एक एक की बात के बारे में, ढलवा लोहा की बात करते हैं। कार्बन की मात्रा इसमें अधिक होती है जी। इसमें क्या होती है? कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कितना होती है जी? 2 लगभग 5% होती है। कितनी होती है जी? 2 लगभग 5% होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कठोर तो होता है लेकिन भंगुर प्रकृति का होता है। मतलब कठोर तो होता ही है, ठोस भी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भंगुर होता है यानी कि ये बहुत जल्दी टूटता है। भंगुर का मतलब बहुत जल्दी टूटता है ये। ठीक है, अशुद्धि पाई जाती है इसमें। कौन कौन सी? इसमें तो फास्फोरस की अशुद्धि पाई जाती है, सिलिकॉन की अशुद्धि पाई जाती है और मैग्नीज की अशुद्धि पाई जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं, निम्न कोटि का लोहा, ये मैंने आपको बता दिया। कौन सी कोटि का? यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर लोहा होता है ये। ठीक है, इसके बारे में आगे इसके बात करते हैं। इसके होता है 2 प्रकार के, इसके ढलवा लोहा के। एक होता है जी सफेद और एक होता है भूरा। सफेद में क्या होता है? कार्बन की मात्रा ग्रेफाइट के रूप में पाई जाती है। कार्बन की मात्रा तो पाई जाती है, जैसे अभी आपने बात की यहाँ पे कार्बन की मात्रा, इसमें भी कार्बन की मात्रा ग्रेफाइट के रूप में। मतलब कार्बन ग्रेफाइट के रूप में कहने का मतलब है कि कार्बन इसमें पाया जाता है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं भूरा लोहा। उसमें तो कार्बन की मात्रा अधिक संयुक्त रूप में पाई जाती है। संयुक्त रूप में इसमें कार्बन पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपका ग्रेफाइट है ना वो कार्बन का एक अपरूप है, लेकिन ये फिर भी विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कार्बन के में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं भौतिक गुण। ये क्या होता है? एक तो सफेद होता है, कौन? आयरन। एक तो सफेद होता है, एक इसका द्रव्यनांक कितना होता है? क्या जी? द्रव्यनांक इसका होता है जी 15
2433 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में कथनांक 3450 डिग्री सेल्सियस, 2450 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में इसके घनत्व की बात करते हैं तो 7.86। चुंबकीय गुण पाया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, किसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, आयरन में। और लगभग आयरन से आपको पता है लोहे से ही चुंबक बनाए जाते हैं। चुंबक का बनना भौतिक परिवर्तन है, ये मैं आपको बता देता हूं। चुंबक का बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे से चुंबक बनना भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद में अगला लोहा आता है अपना पिटवा लोहा। ढलवा लोहे से प्राप्त किया जाता है, इसे कुछ लोहे से प्राप्त किया जाता है, इसे किया जाता है ढलवा लोहा से प्राप्त। ढलवा से अपेक्षा का शुद्ध होता है, यानी कि ढलवा से क्या होता है, ये शुद्ध होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बन कितना पाया जाता है, 0.12%, 0.25% कार्बन पाया जाता है। तन्य तथा अघातवर्धनीय होता है, तन्य भी, इसमें तन्यता भी पाई जाती है और अघातवर्धनीयता भी पाई जाती है। उसके बाद में अपने आगे बात करते हैं इस्पात। तीसरा प्रकार है जी इस्पात। ये क्या होता है, ये लोहा का कार्बन की मिश्र धातु है। लोहा प्लस कार्बन की क्या है, ये जी मिश्र धातु होती है। कौन, इस्पात। इसमें कार्बन कितना पाया जाता है, 0.25% से 0.15% कार्बन पाया जाता है। इसके होते हैं 3 प्रकार। एक होता है मृदु इस्पात, इसमें कार्बन की मात्रा 0.1%। दूसरा होता है मध्य इस्पात, कार्बन की मात्रा 0.5%, अपेक्षाकृत कठोर होता है। इससे रेल लाइनें बनती हैं, पुल बनाए जाते हैं, जहाज बनाए जाते हैं। कार्बन मात्रा, अब अगला आता है जी आपका कठोर इस्पात। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 1.5%। कठोर इस्पात में 1.5% होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं मिश्र इस्पात, ये आपको इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस का मतलब क्या होता है, इस इस्पात पर जंग नहीं लगता, इस प्रकार के लोहे पर जंग नहीं लगता। इसमें कार्बन जो आपका क्रोमियम होता है, इसमें मिश्र धातु क्या होती है, क्रोमियम होती है। कितनी, 15% होती है जिसमें क्रोमियम। कौन सी धातु, क्रोमियम। ये कठोर होता है, इसका उपयोग ब्लेड बनाने में, बर्तन बनाने में भी किया जाता है। इस पर जंग नहीं लगता, ये बात आपको ध्यान में रखिए। इसके बाद मैग्नीज इस्पात, इसमें 6 से 15% होती है मैग्नीज। कितने परसेंट, 6 से 15% इसमें मैग्नीज होती है। ठीक है जी। कठोर व कम घिसने वाला होता है मैग्नीज वाला। एक तो होता है कठोर, दूसरा कम घिसता है लोहा। जो ये इस प्रकार का जो इस्पात होता है वो कम घिसता है। रेल पटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, रेल पटरी बनाने में। रेल की पटरियों पर आपने कभी जंग लगे हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत कम जंग लगता है उसमें कार्बन भी मिक्स होता है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में देनी है, अपनी बात करनी है ना यहाँ पे इस्पात में। आयरन में कार्बन मिक्स तो होता ही होता है, दूसरा इसमें अगर मैग्नीज भी थोड़ा बहुत मिक्स कर दें तो वो रेल की पटरी अगर बनती है, सबसे ज्यादा कठोर लोहा होता है वो, तो रेल की पटरियां बनाने में भी क्या होता है जी, इसका उपयोग होता है। और बाकी मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपने वैसे ही थोड़ी सी फनी है लेकिन आपके लिए नॉलेजफुल है। आपने देखा होगा कि अपने मतलब जो समाज में कुरीतियां हैं जिसमें चोरी भी है, तो लोगों के घरों में चोरी हो जाती है, कहीं पे सार्वजनिक स्थानों पर चोरी हो जाती है। लेकिन रेल की पटरियां आप कहीं भी देखना, कहीं भी चोरी नहीं होती। रेल की पटरियां कभी भी चोरी नहीं होती और कहीं भी चोरी नहीं होती। एनी रीजन ये है कि रेल की पटरियां अगर कोई चुरा भी ले, रेल की पटरियां अगर कोई चुरा भी ले तो उसको बेच नहीं सकता, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं उसको। ठीक है, कोई नहीं खरीदता उसको, तो उसमें उसको प्रॉब्लम आती है और इसलिए उसकी चोरी नहीं की जाती। बाकी रेल की पटरियों में जो लोहा होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं निकल इस्पात। कौन सा इस्पात जी, निकल। इसमें 3 से 4% निकल पाया जाता है। ये कठोर व लचीला होता है, इसमें भी जंग नहीं लगता। मोटर बनाने में, बिजली तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रकार बात करें इनबार। इसमें 36% निकल होता है। इसका प्रसार नहीं होता, मतलब ये लोहा फैलता नहीं है, प्रसार नहीं होता है इस लोहे का। अगली है जी टंगस्टन स्टील। इसमें 10 से 20% टंगस्टन होता है, कठोर व मजबूत होता है। ये चुंबक व स्प्रिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है क्रोम इस्पात, इसमें 5% क्रोमियम होता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं क्रोम वेनेडियम स्टील। क्रोमियम होता है 0.1 से 1% और वेनेडियम होता है 0.15 से 0.5%। ठीक है, पत्थर काटने वाली मशीन के दांत बनाने में, पत्थर काटने वाली मशीन के दांत बनाने में आपको परसेंटेज याद रखने हैं। और इसका जो मैंने मेन डाटा आपको लिखा है उसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ विशेष मतलब है नहीं आपको निकालने के क्वेश्चन वाला। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो इसमें एक बात ध्यान में रखें, रेल की पटरी वाली, ये वाली। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको बहुत अलग से ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको पता है रेलवे के एग्जाम में तो रेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। इसके आयरन के रासायनिक गुणों की बात करते हैं, तो ये होता है जी ताप में शुष्क हवा से कोई क्रिया नहीं करता, यानी कि टेम्परेचर से और शुष्क हवा से कोई क्रिया ये नहीं करता। तो फिर किससे क्रिया करता है सर, नमी वाले जल से क्रिया करता है। जहां पे नमी हो जाएगी, आर्द्र हवा होगी, नमी वाली हवा होगी, वहां पर ये क्रिया करेगा कौन, लोहा। और क्या बना लेगा उससे क्रिया करके बना लेगा जी जंग।
क्या बना लेगा, जंग। और लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। लोहे पर जंग क्यों लगता है, क्योंकि जो नमी में उपस्थित वायु में उपस्थित जो नमी होती है उसमें ऑक्सीजन से ये आयरन अभिक्रिया करता है और जंग की एक परत बना लेता है। चलिए आगे बात करते हैं। शुद्ध लोहा जो होता है, बिल्कुल प्योर शुद्ध लोहा है और शुद्ध जल है, वो दोनों आपस में कभी क्रिया नहीं करेंगे, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल और शुद्ध लोहा आपस में कभी विक्रिया नहीं करेंगे, तो कौन करता है, परंतु साधारण जल में आपको पता है लवण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो विक्रियाएं करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। लाल लोहा प्लस जल वाष्प से विक्रिया करके फास्फोरिक ऑक्साइड बना लेंगे और H2 गैस निकल जाएगी बाहर। हैलोजन से क्रिया करके बनाते हैं हैलाइड। आयरन हैलोजन से क्रिया करके, हैलोजन इसने बताए थे फिर कल 12 एंटी वाले, ठीक है, ये बनाते हैं हैलाइड। और सल्फेट से क्रिया करके बनाते हैं ये सल्फाइड। और यही क्षार के साथ कोई विक्रिया नहीं करता, क्षार के साथ कोई विक्रिया ये नहीं करता। आगे बात करते हैं। अगर इसकी आयरन की तनु HCl के साथ विक्रिया करवा दें तो आपको पता है क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड बनेगा। हैलाइड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी तनु H2SO4 के साथ विक्रिया कराएं तो बनेगा फेरस क्लोराइड। तनु H2SO4 के साथ विक्रिया करवाएंगे तो बनेगा ये फेरस सल्फेट। और अगर सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे तो बनेगा फेरिक सल्फेट। देखो अम्ल एक ही है, कौन सा है, तनु। एक तो होता है सांद्र तनु, मैंने आपको बता दिया था। अम्ल एक ही है H2SO4। अगर तनु H2SO4 की अभिक्रिया आयरन के साथ करवाई जाएगी तो बनेगा फेरस सल्फेट प्लस H2 गैस, ठीक है। और अगर उसी तनु की जगह आपने सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 ले लें और उसके साथ इसकी विक्रिया करवाएं तो फेरिक सल्फेट और SO2 गैस बाहर निकलेगी। लोहे का निष्क्रियकरण, यानी कि लोहे को अगर निष्क्रिय करना है तो उसे नाइट्रिक अम्ल में डाल दो। लोहे को अगर आपने निष्क्रिय करना है तो उसको नाइट्रिक अम्ल में डाल दो, लोहे के टुकड़े को, तो लोहा हो जाएगा निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं करेगा, यानी कि लोहे के टुकड़े को अम्ल में डालने पर ये निष्क्रिय हो जाएगा। अब इसको सक्रिय वापस करना है तो इससे, इस निष्क्रिय लोहे से आप H2 गैस प्रवाहित कर दो। इससे क्या कर दो, आप H2 गैस प्रवाहित कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये लोहा वापस सक्रिय हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना बता ही दिया, वायु नमी वाली होती है, जंग का निर्माण करती है, ठीक है जी। अब तो इसके बचाव क्या सर, इसके बचाव की बात कर लेते हैं। लोहे की पिच करने से, लोहे की पिच करने से, ठीक है, अलग कतरा करने से, एल्यूमिनियम पेंट करने से, एल्यूमिनियम और अन्य रंग करने से आप लोहे को बचा सकते हो। दूसरा है लोहे का जस्तीकरण। लोहे का जस्तीकरण में क्या होता है, उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम में एक बार ये पूछा था, लोहे का जस्तीकरण क्या है, तो आपको बता देना कि सर उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है लोहे पर, तो उसे बोलते हैं लोहे का जस्तीकरण। इस्पात का तप्तीकरण, तप्तीकरण का मतलब क्या है, लोहे को कठोर करना। क्या करना, लोहे को बहुत ज्यादा कठोर करना। इस्पात को लाल तप्त कर, यानी कि लाल तप्त, उसको जैसे भी लोहे को उसको आप गहरा लाल कर लीजिए, जितना हो सकता है उतना लाल गर्म करके, ठीक है। इसे आप या तो अचानक से जल या तेल में डुबोकर आप ठंडा करोगे, अचानक से जल या तेल में अचानक डुबोगे तो वो तुरंत ठंडा हो जाएगा और जिससे क्या होगा, वो लोहा अधिक कठोर हो जाएगा। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं इस्पात का एलिनीकरण। क्या बोलते हैं, इस्पात का एलिनीकरण। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को बोलते हैं तप्तीकरण। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तप्तीकरण बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तप्तीकरण में आपको एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि लोहे को आप लाल तप्त कर लीजिए और फिर उसको क्या कीजिए, अचानक तेल या जल में डुबोकर उसे ठंडा कर लीजिए, तो वो क्या करेगा, जल या उसको ठंडा करने पर अचानक से उसे क्या होगा, वो जल से क्या हो जाएगा, बिल्कुल कठोर हो जाएगा। उस अभिक्रिया को अपने तप्तीकरण बोलते हैं और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को एलिनीकरण बोलते हैं। फिर अपने इसके बारे में आगे बात करते हैं यौगिक की। यौगिक होता है फेरस सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है, FeSO4.7H2O। इसे बोलते हैं हरा कशिश, इसीलिए मैंने हरे रंग से लिखा है हरा कशिश, ठीक है। किसको, फेरस सल्फेट को, FeSO4.7H2O स्याही बनाने में प्रयुक्त होता है ये, ठीक है। फेरिक क्लोराइड अगला यौगिक, ठोस व काले रंग का पदार्थ होता है, जल में घुलनशील होता है, रक्त सिकंदन में प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कई बार आपकी चोट लग जाती है तो डॉक्टर्स इसका उपयोग करते हैं, किसका, फेरिक क्लोराइड का, ब्लड की क्लोटिंग करवाने में, ठीक है। आयरन सल्फाइड, इससे बोलते हैं जी झूठा सोना। किसको, आयरन सल्फाइड को क्या बोलते हैं, झूठा सोना बोलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन, झूठा सोना, आयरन सल्फाइड। इसे बेवकूफों का सोना भी बोलते हैं। किसका बोलते हैं जी, बेवकूफों का सोना, ठीक है। अपने एक दूसरे को आजकल चल क्या रहा है, एक दूसरे को बेवकूफ बनाना ही चल रहा है, तो सोना भी बेवकूफ बना रहा है। हम इंसान तो बना रहे, सोना भी बेवकूफ बना रहा है। झूठा सोना, बेवकूफों का सोना, आयरन सल्फाइड, याद कर लेना ये बात है, ठीक है। मोहर लवण, FeSO4NH4 की HO4.6H2O, जल में विलय होता है, एल्कोहल में अविलय होता है, नीली स्याही बनाने में ये प्रयुक्त होता है। इतनी बातें आपको ये
ध्यान में रखनी है आयरन की। ये अपना एक आयरन कंप्लीट हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगली बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में अगली धातु के बारे में, ठीक है। तो इसको एक बार नहीं समझा दोबारा देखें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉपर क्लास से मिलती चलेंगी। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे बायोलॉजी बाय नरेंद्र कुमार पे आपको मिल ही जाती है, और उसमें कोई किंतु परंतु हो तो टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाल दें, आपको मिल जाया करेंगे, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। तो तब तक अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।